फ्रेंड सारे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण के विषय में बात करेंगे। हिंदी व्याकरण का हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से हम लोग शब्द विचार, आज का मेरा मुख्य टॉपिक रहेगा शब्द विचार। तो हम आज आप लोग को शब्द विचार के विषय में बात करेंगे और इसका प्रकार बताएंगे, भाषा की उत्पत्ति बताएंगे और इसके कौन कौन से आधार आधार होते हैं, किस किस आधार पर इसको कैसे पहचान किया जाता है, जैसे तत्सम तद्भव, ये सब सभी चीजों का आज हम विशेष रूप से एक बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे जिसके माध्यम से आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज विकारी अविकारी आदि सभी शब्दों का पहचान सही तरीके से कर सके। ये आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए हम आपको आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको आज बारी बारी से बात करेंगे। तो मुख्य रूप से हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये शब्द का परिभाषा में ही होता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वर्णों की सार्थक समूह। अगर वर्णों को आपस में मिला दिया जाए तो वर्ण को आपस में मिलाने से शब्द नहीं बनता है। जैसे इस प्रकार हम आपको दिखाएं, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। ये सभी वर्ण को जब हम आपस में मिला देते हैं तो कटप बनता है। कटप से कोई अर्थ नहीं पता चलता है, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप इस शब्द का परिभाषा को सही तरीके से समझें। कहा जाता है कि वर्णों का सार्थक समूह। ये जो वर्ण होता है उसको एक सही क्रम में सजाने के बाद जो शब्द बनता है उस शब्द को हम शब्द कह सकते हैं। तो आइए हम बताएंगे आपको कि वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। अभी हम आपको दिखाए थे कि क ड प, इसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात आप कह सकते हैं ये शब्द नहीं है। जब वर्णों को एक सही क्रम में मिलाया जाए और सही क्रम में मिलाने के बाद वह मीनिंगफुल, मतलब उसका कोई मतलब निकलता हो या उसका कोई अर्थ होता हो, तब वैसे वर्णों के समूह को हम शब्द कह सकते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आइए आपको बताना चाहेंगे कि वर्ण विचार का हमारे भाषा में क्या योगदान रहता है। तो ये एक चीज समझने वाली बात है कि इसको हम सही तरीके से कैसे समझें। अर्थात कह सकते हैं कि भाषा भाषा का मुख्य रूप से तीन भाग ही होता है। पहला भाग आप कह सकते हैं वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा आपका वाक्य विचार। अब देखिए इस चीज को समझिए कि ये क्या है, वर्ण क्या है और ये शब्द क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार के विषय में बात कर चुके थे, जिसका जो अपलोड आप लोगों को नहीं किया गया है, बट ये ऑफलाइन क्लास में चल चुका है। और आज आप लोगों के बीच यही शब्द विचार के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि ले लीजिए, जिस प्रकार शरीर, हम ये दोनों में अंतर आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए उपयोगी है या कोशिका,
उसका या उत्तक, उत्तक, अंग, और ये शरीर। तो देखिए क्या है, जिस प्रकार वर्ण विचार है कि वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करता है, अर्थात इसको आप क्या कहेंगे कि वर्णों का वह सार्थक समूह, यहाँ क्या कहेंगे, वर्णों का वह सार्थक समूह जो आपस में मिलकर मीनिंगफुल बनाता है, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द। तीनों का डिफाइन एक ही होता है, खाली थोड़ा थोड़ा का बीच बीच में अंतर होता है, जो आप अपने समझ के हिसाब से उसको अंतर अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले बताया गया कि वर्ण विचार मतलब वर्णों का ध्वनियों का सार्थक समूह, जो ध्वनि होता है ध्वनियों का सार्थक समूह से ही वर्ण बनता है, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। इसको ध्यान से थोड़ा समझे, मुख्य चीज यही है, और इसी पर सारा क्लास आज मेरा रन करेगा। तो इसका परिभाषा आप क्या बोलेंगे, इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, ध्वनियों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो आज आप ये तो समझ गए होंगे। अब आइए हम बताते हैं, अर्थात आप कर सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा या कोई भवन बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वर्ण बनाने के लिए या वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपका क्या, जिसका वर्ण का आवश्यकता होती है, वही वर्ण जब आपस में सही तरीके से मिलती है तो वह शब्द कहलाने लगती है। वही शब्द जब आपस में सही तरीके से मिल जाती है तो वह वाक्य कहलाने लगती है। जिस प्रकार ईंटा आपस में मिलकर दीवार का निर्माण करता है, जब 4-5 दीवार आपस में मिल जाती है तो एक भवन का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार ये आपका आज शब्द विचार है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि ये शब्द विचार क्या है। तो अभी हम आपको शब्द का डिफाइन बता चुके हैं कि शब्द मुख्य रूप से किसको कहेंगे, तो शब्दों के सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। वाक्य विचार में हम आगे आपको फिर से बात करेंगे, अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो मुख्य रूप से आप क्या कहेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। और यहाँ से ही आपको समझना होगा, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जो भी है आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ना होता है, सबका उत्पत्ति यहीं से होता है। इसलिए हम लोगों को जड़ से समझना होगा कि संज्ञा किसका भेद है, सर्वनाम किसका भेद है, क्रिया विशेषण किसका भेद कहलाता है, विशेषण किसका भेद कहलाता है। तो ये सब पहले आप समझ पाए, क्योंकि हर बच्चा संज्ञा का भेद जानता है, बट संज्ञा किसका भेद है इस बात को नहीं जानता है। तो इसलिए आज हम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, ताकि हर बच्चा को ये समझ में आए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को वह मजबूत करे और सही तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों होता क्या है कि आइए हम इसके प्रकार के विषय में बात करेंगे। प्रकार, तो कहा गया कि मुख्य रूप से इसका 4 प्रकार होता है। पहले आप कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा आप क्या कहेंगे, दूसरा आप कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। फिर आप क्या कहेंगे, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। फिर क्या कहेंगे, विकार के आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह आधार याद रखना होगा, क्योंकि पूरे हिंदी ग्रामर यही शब्द विचार पर ही रन करता है। तो इसलिए हम लोगों को सही तरीके से समझना होगा कि शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार की होती है, उसका कौन कौन सा
भेद होता है, ये सब चीजें को हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए, कहा गया है अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। शब्द को अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अर्थ तो आप कह सकते हैं, पहला सार्थक समूह, सार्थक, और दूसरा निरर्थक। पहला को आप क्या कहेंगे, सार्थक शब्द, और दूसरा को क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द। तो देखिए क्या है, सार्थक शब्द किसे कहा गया है, तो आप कह सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम, सॉरी वर्णों के सही क्रम को ही हम सार्थक शब्द कहेंगे। या ध्यान दीजिए, कहा कहा जा रहा है कि पहले ये जानिए कि वह शब्द है या नहीं है, शब्द होने के बाद ही ना वह सार्थक शब्द होगा या निरर्थक शब्द होगा। जैसे यहाँ दिखाया गया सार्थक शब्द और ये निरर्थक शब्द। तो मुख्य रूप से पहले हमको ये समझना है, ऐसा नहीं कि जिसका अर्थ होता है उसको सार्थक कहेंगे या जिसका अर्थ नहीं होता उसको निरर्थक कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, सबके लिए ये मान नहीं है। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं और इसलिए आप लोगों को अब सही तरीके से समझना होगा। ऐसे लोग बच्चे में क्या करते थे कि जिसका अर्थ होता है वह सार्थक शब्द, जिसका अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द। तो ये सब छोटे क्लासों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। और आप लोग अगर ये चीज को जानेंगे तो शायद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और आप सही तरीके से इसको अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको दिखाएंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, किसका कहाँ प्रयोग होता है ना। तो आइए, सबसे पहले बताया गया कि वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मतलब जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो आप इसको क्या कहेंगे, वर्णों का सार्थक समूह। इसका डिफाइन क्या बोलेंगे आप लोग कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे, है ना। जैसे अगर ले लिया जाए, अभी हम आपको दिखा रहे थे ऊपर एक एग्जांपल देके कि वर्ण ये क जोड़ ड जोड़ प। अब यहां दिखाया गया कड़प, ये तो वर्ण है, इसको मिला भी दिया गया है, लेकिन इसका एक सही क्रम नहीं है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है ना। तो आइए एक सही एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहेंगे। तो जब भी आप ये एग्जांपल देंगे, इसका डिफाइन को सबसे पहले आप मन में इसको मनन कीजिए और उसके बाद ही इसका एग्जांपल बोलिए। तो इसका परिभाषा कहता है, इसका जो डिफाइन होता है वो कहता है कि वर्णों के सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे ले लेते हैं कलम, क जोड़ ल जोड़ मा। अब देखिए कि क्या है, जब इसको हम आपस में मिलाते हैं इसका क्या बनता है, कलम। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि कलम कोई शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं, यह एक, इसलिए इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होगा सार्थक शब्द बोलने में। अब होता क्या है, या ले लीजिए क्या और दूसरा चीज लेके दिखाते हैं। ये ले लीजिए, सिंपल से ही खाना, चाय, ये सभी को हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द, क्योंकि खाना का मतलब हम लोग समझते हैं ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। और ये चाय, इसी प्रकार के शब्दों को जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मतलब निकलता है, मतलब वह मीनिंगफुल होता है, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, तो सार्थक शब्द कहेंगे। अब आइए हम बात कर रहे हैं निरर्थक शब्द का। तो होता क्या है, पहले निरर्थक शब्द का डिफाइन समझिए। कहा गया है कि सार्थक समूहों के साथ बोले जाने वाले शब्द को ही निरर्थक शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो सार्थक समूह के या सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं, वैसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्द अकेले नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हैं, निरर्थक शब्द हम आपको दिखाते हैं, खाना वाना, खाना वाना।
रोटी वोटी, रोटी बोटी, चाय बाय। अब देखिए क्या होता है, इसका हम परिभाषा ही समझ रहे थे कि सार्थक शब्दों के साथ बोले जाने वाले शब्द को हम सार्थक शब्दों के साथ बोले जाने वाले शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं, जिसको प्रयोग कर लेने से मूल शब्द मतलब सार्थक शब्द में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर सपोज डेट यहाँ जैसे आप लोग भी देखते होंगे ना, अगर आपके यहाँ कोई आते हैं तो क्या चाय वाय हुआ, आप ऐसा पूछते हैं ना कि क्या चाय वाय हुआ या खाना वाना हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम ये सार्थक शब्दों को हटा देते हैं और केवल पूछे बाना हुआ, तो वो आदमी क्या आपको जवाब दे पाएगा कि बाना हुआ, या वो समझ भी नहीं पाएगा। या पूछिए बोटी खाया, तो वो लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएगा और पूछेगा व्हाट इज वोटी, वोटी क्या है। तो इसलिए आप या पूछे चाय बाय, तो अगर हम चाय बाय बोल रहे हैं, दोनों साथ अगर बोल रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि बाय को हटा देने के भी बाय को हटा देने के बाद भी चाय पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मूल रूप रह ही जाता है। और होता क्या है कि जब आप चाय को ही हटा दीजिए तो ये बाय पीछे बाय हुआ, तो फिर आदमी पूछेगा व्हाट इज वाई, वाई क्या होता है, वो समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए जब भी कोई निरर्थक शब्द लिखा जाता है तो वो अकेले नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका परिभाषा बोला जाता है कि सार्थक शब्दों के साथ बोले जाने वाले शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं होता है। अगर ये अकेले होता तो यहाँ इसका कोई शब्द अपना होता ही नहीं है, निरर्थक शब्द कोई होता ही नहीं। अगर कोई पहले के लोग क्या बोलते थे, या कोई बच्चा बच्चा अभी भी लोअर क्लास के स्टूडेंट या आप लोग भी यही जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द सॉरी वर्णों के सार्थक समूह को या सिंपल सी बोलते थे हम लोग, आप लोग बोलते होंगे कि जिसका अर्थ होता है वह सार्थक, जिसका अर्थ नहीं होता है निरर्थक। बट आज के बाद आप ऐसा डिफाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डिफाइन निश्चित रूप से गलत है। जिसका अर्थ नहीं होता, जैसे मान ले जाए क ड प म स द, तो ये सब कोई शब्द होता ही नहीं है। अगर शब्द होगा तभी उसको आप सार्थक या निरर्थक को चुनेंगे, अगर शब्द होगा तभी ना, क्योंकि शब्द में बोलता है वर्णों के सार्थक समूह, तो ये वर्णों का सार्थक समूह है, इसका कोई अर्थ होता है। अर्थ होने के बाद ही ना उसको या तो सार्थक शब्द कहेंगे या निरर्थक शब्द कहेंगे। इसमें होता क्या है, इसलिए इसका परिभाषा बोला जाता है कि सार्थक शब्दों के साथ बोले जाने वाले शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये सार्थक निरर्थक वाला बात कंप्लीट हो चुका होगा, सार्थक निरर्थक किसे कहते हैं। अब आप लोग सही तरीके से सार्थक शब्द निरर्थक शब्द का पहचान कर लेंगे। इसलिए अब हम दूसरी बात करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भागों में बांटा गया है, तो हम आइए बात करते हैं। ये थोड़ा सा रोचक है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग भी जानते होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर इसको 4 भागों, पहला आप लोग क्या कहते होंगे, तत्सम, दूसरा आप कहते होंगे तद्भव, तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज। मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन आइए हम आपको एक यहाँ राज की बात बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर आप लोग तो पढ़ते ही आए होंगे कि ये 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये फिक्स लोगों के लिए है। जैसे कह सकते हैं 11th 12th तक के आप कह सकते हैं कि शब्द का मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। लेकिन यदि आप 12th से ऊपर का स्टूडेंट हैं तो आप क्या कहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तो 5वां कौन है? अब यहाँ एक और इंटरेस्टेड बात आ गया कि अगर ये 12th लेवल तक आप कहेंगे कि
उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, लेकिन 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम होता है उसमें यदि आपको पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 5। अगर 4 कहेंगे तो 0 नंबर आपको आएगा। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ से ग्रेजुएशन और 12th में अंतर हो जा रहा। अगर 12th लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं तो वैसे में यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 4। अगर यहाँ 5 कहेंगे तो आपको 0 नंबर आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा ध्यान रखें और अपने अपने कैटेगरी को सही तरीके से चयन करें। अब आइए हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि वह पचमा कौन सा है। तो आप कह सकते हैं कि पचमा जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का पचमा है उसको आप क्या कहेंगे? संकर। आप सुने भी होंगे संकर वर्ण या संकर शब्द, या आप लोग भी देखे होंगे, अपने अपने घर में भी देखे, हाइब्रिड का नाम सुने होंगे। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो नस्लों का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 नस्ल आपस में मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको संकर कहा जाता है। लेकिन संकर लिखते समय एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि इसको द भी लिखेंगे तो दंत स से लिखेंगे, अगर तालब स से लिख दिए तो शंकर भगवान हो जाएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखें कि अगर जब आप तालब स से लिखेंगे तो वह शंकर भगवान हो जाएंगे, इसलिए जब भी आप लिखेंगे तो दंत स से लिखेंगे शंकर। अब होता क्या है, ये शंकर कैसा शब्द होता है ये थोड़ा सा आइए हम आपको बताते हैं कि शंकर किसको कहेंगे। तो आप सुने होंगे शंकर का मतलब सीधा कहा गया हाइब्रिड। हाइब्रिड आप कह सकते हैं या आम भाषा में कह सकते हैं दोगला। दोगला मतलब दो नस्लों का कॉम्बिनेशन। यही चीज यदि शब्द में आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि 2 भाषाओं का कॉम्बिनेशन आपस में जब होता है, मतलब 2 भाषाएं मिलकर एक शब्द बनाती है, तो वैसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। अब दूसरा आप देख पा रहे होंगे, आइए संकर शब्द तो आप समझ गए। जैसे तो जैसे आप लोग देखे होंगे, क्या बोलिए? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि रेल जो है ये विदेशी शब्द है, इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश में रेल बोला जाता है और हिंदी में गाड़ी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी जो भी बना ये 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, हिंदी और इंग्लिश से। वैसे भाषाओं को हम लोग, वैसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द। अब हम आपको बताएंगे संकर शब्द तो आप सीख चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे तत्सम। अब आइए आप मेरे साथ सही तरीके से बने रहिए, ये तत्सम और तद्भव को हम सही तरीके से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें कि तत्सम और तद्भव को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग का सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वह क्या था? संस्कृत था, जो वैदिक काल से ही चलते आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ वर्षों, जैसे 100, 200, 500 वर्षों के बाद उस भाषाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, और वह परिवर्तन ही मिलकर एक नई भाषाओं को जन्म देती है, जिसको आप लोग कह सकते हैं पाली भाषा। मतलब कुछ वर्षों के बाद एक पाली भाषा के रूप में उभर के आया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पाली भाषा के रूप में आया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। गौतम बुद्ध के समय में या गौतम बुद्ध के कालांतर के समय में आप देखे होंगे कि उस समय जो भी पुस्तकें लिखी जाती थी, ज्यादातर पुस्तकें पाली भाषाओं में लिखी जाती थी। फिर धीरे 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 समय बीतने के बाद, मतलब बदलते हुए कालांतर में आप देख पाएंगे कि इससे एक नए भाषा की फिर से उत्पत्ति होती है, जिसको प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या कि ये प्राकृत भाषा के एक लंबे समय के बाद, मतलब कह सकते हैं लगभग 800-900 वर्षों के बाद, ये भाषाओं का अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश आप समझ पा रहे होंगे, मतलब
काफी टुकड़ों में विभाजित होना। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटकर काफी टुकड़े में विभाजित होना। और वही देखा गया कि प्राकृत भाषा का अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश के उपरांत ही बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को जन्म होती है। उसी में हिंदी भाषाओं का उत्पत्ति होती है। आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी इसके पहले मतलब यहाँ से पहले कहीं भी हिंदी का प्रयोग नहीं था। सब ये भी संस्कृत है, ये भी संस्कृत से मिलता जुलता ही था, ये भी संस्कृत से ही मिलता जुलता था। कुछ कुछ परिवर्तन होने के कारण वह अन्य भाषाओं के नाम से जाने लगा। अब कहा गया कि सबसे लास्ट टाइम में जब प्राकृत भाषाओं का अपभ्रंश होता है उसी में एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी का जन्म होती है। अब देखिए तत्सम में आप लोग पढ़े होंगे, कहा जा रहा है कि वह सब जो मूल रूप से संस्कृत है, या कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसा भी बोलते हैं कि संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यह मुख्य रूप से संस्कृत ही नहीं है 100%। तो आप देखिए इसको कैसे समझेंगे कि वह शब्द जो मूल रूप से संस्कृत है और उसका प्रयोग यदि हम हिंदी भाषा में कर लेते हैं तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम। देखिए ध्यान दीजिए, वह शब्द जो शब्द हम ले रहे हैं वह मुख्य रूप से संस्कृत है, उसका प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट उठाकर यदि हम हिंदी भाषाओं में प्रयोग कर लेते हैं तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, तत्सम। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है, वह वर्ग में प्रथम आया, वह वर्ग में प्रथम आया। तो यहाँ सब चीजें हिंदी लिखा गया है और एक ये जो प्रथम देख पा रहे हैं यह मुख्य रूप से संस्कृत है और इसका प्रयोग हम डायरेक्ट यहाँ हिंदी में कर लिए क्योंकि ये सेंटेंस जो है हिंदी का है। अब इस हिंदी में सब कुछ हिंदी है, एक ऊपर से रेडीमेड हम घुसा के डाल दिए प्रथम। तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, इस प्रथम को हम क्या कहेंगे कि ये शब्द तत्सम है। अब यहाँ समझ गए होंगे कि अगर कोई भी शब्द मूल रूप से संस्कृत है और उसको रेडीमेड हम उठाकर हिंदी में प्रयोग कर ले तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे कि वह तत्सम है। और तद्भव आप लोग जानते होंगे कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को आप लोग भी पढ़े होंगे कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। अब आइए हम इसी पर आपको बताते हैं कि होता क्या है कि ये सेंटेंस को और आसान बनाया जाता है और इजी बनाने के लिए इसमें कुछ कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे वह वर्ग में पहला आया। अब होता क्या है कि यदि हम फर्स्ट का प्रयोग कर लेते हैं तो वह इंग्लिश हो गया, यदि हम प्रथम का प्रयोग कर ले रहे हैं तो वह क्या हो गया, जब हम प्रथम का प्रयोग कर ले रहे हैं तो वह क्या कहला रहा है, तत्सम। अब इसी को हम इजी बना लिए, साधारण बना लिए ताकि हमको लिखना पढ़ना बोलना सब आसान हो जाए। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग तद्भव कहेंगे। अर्थात कहा गया कि तत्सम के बदले ही ना इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द जो देख पा रहे हैं ये तत्सम है। अब इसका साधारण रूप आसान रूप इजी वे में हम जब बनाए तो यहाँ प्रथम को पहला लिखे तो पहला को हम क्या कहेंगे कि ये तद्भव है। अब तो यहाँ सब पहचान कर ले पा रहे हैं कि तत्सम किसको कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। अब आइए छोटी छोटी बात और हम आपको बताएं जिससे आपको चयन करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि तत्सम का पहचान कैसे करें। तो पहले तो आप देख लिए कि मुख्य रूप से वह संस्कृत है और उसका प्रयोग यदि हिंदी में हो रहा है तो वह शब्द तत्सम कहलाएगा। पहला वहां से आप चयन करेंगे। दूसरा बताया गया संयुक्त वर्ण से बनने वाले शब्द, जैसे संयुक्त वर्ण से बनने वाले शब्द छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त वर्ण होता है। अब जिस शब्द में ये 4 वर्ण का प्रयोग कर लिया जाए, कोई भी शब्द ले लीजिए, उस वर्ण में यदि ये 4 शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो वह शब्द निश्चित रूप से
तत्सम होगा। अब तो आप समझ गए होंगे, यहां से तो आप पहचान कर लेंगे। दो पहचान करने का हम 2-3 तरीका बताएंगे ताकि आप आराम से मशीन भिड़ाइए और उसका पहचान कर लीजिए। ये सब क्या है, एक प्रकार का रेडीमेड, जो आप कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूल पाएंगे कि तत्सम का पहचान कैसे करें, तद्भव का पहचान कैसे करें। तो पहला तो बताया गया था डिफाइन के आधार पर इसको पकड़ेंगे। दूसरा आपको ये बताया गया। तीसरा एक और मास्टर ट्रिक है जिस पर आप इसका पहचान कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको तत्सम का पहचान करना होगा तो वैसे स्थिति में आप क्या कीजिए कि उस सभी शब्दों को लिखिए। वो सभी शब्द को लिखिए। क्या हुआ, लिखने में आसान लगता हो, लिखने में हार्ड लगता हो, या बोलने में हार्ड लगता हो, या सुनने में दुर्लभ महसूस होता हो, तो वैसे शब्द को निश्चित रूप से कहेंगे कि वह तत्सम है। हो गया। यहां से तो आप पहचान कर लेंगे कि लिखने में, पढ़ने में, बोलने में जो हार्ड लगेगा तत्सम, अगर आसान लगा तो तद्भव। अगर कोई शब्द लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आसान लगे तो तद्भव, और हार्ड लगे तो तत्सम। अब आइए तद्भव का पहचान कैसे करेंगे। तो तद्भव को पहचान करने के लिए बताया जा रहा है कि कुछ हम आपको बता देते हैं, जैसे ड, ढ, चंद्र बिंदु, यादि। ये 3 वर्ण या चिन्ह का प्रयोग यदि किसी शब्दों के साथ कर लिया जाए तो वह शब्द निश्चित रूप से तद्भव होगा। क्यों? क्योंकि ड, ढ, चंद्र बिंदु ये सब का खोज हिंदी वालों ने ही किया है। इसके पहले प्रयोग ये सभी शब्दों का नहीं होता है। इसलिए जब भी ये 3 शब्द, ये 3 वर्ण या चिन्हों का प्रयोग किसी शब्द में किया जाएगा तो वह निश्चित रूप से तद्भव होगा। तत्सम आपका कंप्लीट, तद्भव आपका कंप्लीट। अब हम बात करेंगे देशज। देशज कहा गया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देश में बोले जाने वाले भाषाओं को देशज कहते हैं। अरे गधा, तो फिर ये बताओ ना फिर कि आंख कहाँ बोला जाता है? आंख या नेत्र। जैसे आप देख सकते हैं कि आंख ले लीजिए, आंख, नेत्र, नाक, ये सभी तो देश में ही बोला जाता है। क्या ये विदेश वालों दिया है? नहीं, इसका उत्पत्ति भी देश में ही हुआ है। तब ये सभी को हम देशज थोड़ी कर सकते हैं। तो आइए हम सिखाते हैं किसको देशज कहेंगे कि वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति कोई क्षेत्र में हुआ है, वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति कोई खास क्षेत्र में होता है और उसका पहचान सही तरीके से उस क्षेत्र वाले लोग ही करते हैं। मतलब उस क्षेत्र वाले लोग ही इसको सही तरीके से समझ पाते हैं, तो वैसे शब्दों को हम लोग देशज कहेंगे। जैसे अगर देख लिया जाए, लोटा, खटिया, मछिया, ये सभी क्या है, लोकल, उस क्षेत्र वाले लोग इसको सही तरीके से ही समझ पाते हैं। इसलिए वैसे शब्दों को हम देशज कहेंगे, क्योंकि यह 100% मुख्य रूप से शुद्ध भाषा है। शुद्ध रूप से यह हमारे क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, हमारे देश में ही ये बोला जा रहा है और कहीं नहीं बोला जाता है। इसलिए वैसे भाषाओं को हम लोग देशज भाषा कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब तो देशज में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे ले लीजिए रोटी, क्या बोलते हैं, धोती, गमछा, कुआं, बाल्टी, लोटा, खटिया, मछिया, मैया। ये एक मिनट, मैया। क्या आप लोग में से कोई ऐसे लोग हैं जो मैया लिख के आप हमको दिखा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति सक्षम मैया लिखने में है तो वो हमें कमेंट में जरूर दिखाएं कि मैया कैसे लिखा जाता है। तब हम इस चीज को समझ पाएंगे, या हमें भी थोड़ा सा खुशी होगी कि नहीं, अभी भी हमारे देश में हिंदी भाषाओं को बरकरार रखा जा रहा है। हिंदी भाषाओं को नॉलेज या बेसिक कॉन्सेप्टों को लोग बरकरार रख रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमको मैया लिखकर जरूर दिखाएं ताकि हमें भी खुशी मिले। अगर नहीं तो आइए हम आपको लिख के दिखाते हैं कि मैया कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैया निश्चित रूप से 100% शुद्ध देशज भाषा, देशज शब्द है। जैसे आइए, मैया आप कैसे लिखेंगे? मैया लिखने बोलेंगे तो सारे लोग मैया लिख देगा।
हम बहुत सारे स्टूडेंट और कुछ टीचर को भी इस प्रकार जांच के देखे हैं, तो वो कहेंगे कि हम टीचर हैं, बट उनको हिंदी भाषा का भी सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है, अर्थात हिंदी का पकड़ उनका सही नहीं होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मैया। तो ये क्या लिखेंगे? मैया। आप इसको क्या कहेंगे? ये मुख्य रूप से मैया लिखा गया है। अगर आप लोग लिखने में सक्षम थे, सही सही लिख पा रहे थे, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, अभी भी हमारे देश में हिंदी भाषाओं को बरकरार रखा जा रहा है। अब आइए विदेशज। जब हम विदेशज की बात करते हैं तो विदेशज का परिभाषा आप क्या बोलेंगे कि वैसे उस शब्द जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ है उसको हम लोग विदेशज कहते हैं। चलिए, अब हुआ क्या था कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश पहले गुलाम था, यहाँ बहुत सारे देशों का कब्जा था। तो उन लोग ने क्या किया कि हमारे देश में बहुत सारे सुविधा भी मुहैया करवाए, बहुत सारे संसाधन भी दिए, लूटे भी, ये बात सत्य है कि वो लूटे भी, लेकिन वह कुछ कुछ हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान भी दे के गए हैं। उसी में कुछ अपने अंग्रेजी शब्द को भी यहाँ छोड़ कर गए हैं। अगर उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में कर ले रहे हैं या उसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? विदेशज। क्योंकि मुख्य रूप से वो लोग बोलते थे, अंग्रेजी लोग इस भाषाओं को बोलते थे, इस शब्दों को बोलते थे, और वो शब्दों का प्रयोग आज हम लोग भी कर लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हॉस्पिटल या अस्पताल, रेल, ये सभी क्या है? रेल, ये क्या है? मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा है। लेकिन अब कहा गया कि देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ कबड्डी खेलने वाले लोग थे, यहाँ क्रिकेट वगैरह ये सब नहीं चलता था। अब हुआ क्या कि वो लोग यहाँ फुटबॉल लाए इंडिया में, तो हम लोग पूछे कि ये क्या है, तो लोग बताए कि ये क्या है? फुटबॉल है। तो हम लोग क्या किए कि उस नाम को हिज्जे करने नहीं गए, उसका हिंदी खोजने नहीं गए, उसका डायरेक्ट प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लिए। जैसे हम लोग फुटबॉल को हिंदी क्या आप जानते हैं? नहीं। तो होता क्या है कि वैसे कुछ ऐसे भी अंग्रेजी शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट हिंदी में कर लिए। फुटबॉल तो वो लोग के लिए भी फुटबॉल ही था, हम लोग भी इसको फुटबॉल ही कर लिए, अर्थात वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज। ले लीजिए रेल क्या इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम लोग क्या किए कि डायरेक्ट हिंदी में इसका डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? हिंदी में प्रयोग करने के कारण आप कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग इसे हिंदी करने के प्रयास किए, बट हिंदी किए भी, ये भी वो लोग हिंदी करने में भी सक्षम हो गए, लेकिन उतना कोई खास सफलता नहीं मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलगाड़ी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो कहा जाता है लौह पथ गामी, बट लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश भाषाओं को भी हम लोग हिंदी में रेडीमेड यूज कर लेते हैं। चलिए, अब हम बनावट के आधार पर आप लोगों को बताएंगे कि बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलिए, अब कहा गया कि बनावट के आधार पर शब्द को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आइए पहले इसका हम डिफाइन बोल दें कि रूढ़ किसे कहते हैं। तो वैसे शब्द जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वैसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वैसे शब्द जिसे खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द को आप क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे आप ले लीजिए कलम, अगर ये सब शब्दों को हम खंड या टुकड़ा करते हैं, या घर, अगर इसको हम खंड करते हैं तो घ बचेगा। घ का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आइए
यौगिक। अब आपको हम क्या बताएंगे, यौगिक भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि यौगिक किसे कहते हैं। तो जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते थे, यौगिक कहते हैं। तो केमिस्ट्री की भाषा है। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे कि वह शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। जिसे खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अर्थात ले लीजिए, जितना भी यौगिक में किसको कहेंगे, प्रत्यय वाला शब्द। प्रत्यय मतलब या ले लीजिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद समास, जितना भी संधि विच्छेद वाले शब्द होते हैं सभी को क्या कहा जाता है, यौगिक। जैसे उसे खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है। या समास ले लीजिए, केवल बहुव्रीहि समास छोड़कर। जितना भी समास होता है सब समास ले सकते हैं, केवल बहुव्रीहि समास छोड़कर सभी समास यौगिक कहलाते हैं। जितना भी समास आप देख रहे हैं सब समास को आप क्या कहेंगे, यौगिक कहलाएंगे। अब आइए योग रूढ़। तो कहा गया कि वह शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर वह अपना अर्थ समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्राप्त कर लेता है, वैसे शब्दों को योग रूढ़ कहा गया है। आप सुने होंगे कि योग रूढ़ किसे कहा जा रहा है, तो वैसे शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर वह अपने समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्राप्त कर लेता है तो उसे आप क्या कहेंगे, योग रूढ़। जैसे दशानन, जैसे दशानन। अब उसे दशानन को यदि हम खंड या टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है, 10 आनन वाले व्यक्ति, मतलब ये अपना अर्थ छोड़ देता है। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, हम आपको बोले दशानन तो आपके दिमाग में क्या समझ चल रहा होगा, रावण। मतलब वो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्राप्त कर ले रहा है तो उसे योग रूढ़ कहा गया है। जैसे ले लीजिए बिना पानी, मतलब सरस्वती। नीलकंठ मतलब शिव। तो इसी प्रकार हो रहा है कि जब उससे वैसे शब्द को योग रूढ़ कहेंगे जिसे खंड या टुकड़ा करने पर वो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्राप्त कर लेता है, वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। अब आइए मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक था कि संज्ञा किसका भेद है, सर्वनाम किसका भेद है, मुख्य रूप से हमको यही समझाना था। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि विकारी और अभिकारी। तो विकार के आधार पर आप कहेंगे कि इसको विकारी शब्द और अभिकारी। अब आप देख रहे हैं कि विकारी शब्द किससे कहेंगे और अभिकारी किससे कहेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वचन, लिंग, काल के अनुसार अगर शब्दों में कोई बदलाव आता है तो वैसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर बदलाव नहीं आता है तो अविकारी कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं। कहा गया कि अगर वचन ले लीजिए, मतलब कोई भी शब्द है उसका वचन निकाल कर देखिए क्या वचन होता है, या लिंग बदल कर देखिए क्या लिंग होता है, या काल बदल के देखिए क्या काल उसका होता है। अगर होता है तो विकारी, अगर नहीं होता है तो अविकारी उसको कहा जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि विकारी शब्द किसे कहा गया। जैसे ले लीजिए लड़का, ये 3 एक प्रकार का कह सकते हैं कि मीटर लगाया गया है। क्या बताया गया था आपको, लिंग, वचन और काल। कोई भी शब्द पर ये तीनों मीटर लगा के देखिए, अगर इसमें बदलाव आता है तो वह विकारी, अगर नहीं आता है तो अविकारी। जैसे अगर ले लिया जाए लिंग लड़का,
लड़का का लिंग बदलता है तो इसको क्या कहेंगे, लड़की। क्या लड़का का बच्चा होता है तो हाँ लड़के। क्या लड़का बदल सकते हैं, काल में बदल सकते हैं? तो लड़का आते थे, लड़का यहाँ पढ़ने आते थे, या लड़का यहाँ पढ़ रहा है या पढ़ता है, और लड़का यहाँ पढ़ेंगे या पढ़ने आएंगे। तो ये सब तो कहा गया कि लिंग भी बदल जाता है, वचन भी बदल जा रहा है, और काल में भी बदल जा रहा है। तो वैसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, विकारी शब्द। वैसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, विकारी। तो आप हमेशा यही 3 बात को ध्यान रखें कि वचन, लिंग, काल यदि किसी शब्द का होता है तो वह क्या कहलाएगा, विकारी शब्द। अगर नहीं होता है तो अविकारी शब्द। अब आइए हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा गया कि विकारी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना। अविकारी शब्द, तो विकारी कितना प्रकार के बताया गया, 4 प्रकार के। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, और उसके बाद चौथा क्या कहेंगे, विशेषण। तीसरा कहेंगे क्रिया, चौथा क्या कहेंगे, विशेषण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसका भेद है। तो आप कहेंगे कि संज्ञा मुख्य रूप से विकारी शब्द का भेद है, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का हो रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद जो आपको बच गया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और या विस्मयादि बोधक वगैरह, ये सब विस्मयादि बोधक, ये सभी क्या कहलाएगा, अविकारी कहलाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ सीख पाए कि संज्ञा किसका भेद है। तो आप कहेंगे कि संज्ञा जो है वह विकारी शब्द का भेद है, या विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आप हमेशा ध्यान रखें कि वैसे शब्द जो संज्ञा में आता हो, सर्वनाम में आता हो, क्रिया में आता हो, विशेषण में आता हो, वैसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, विकारी शब्द। अगर ये सभी में नहीं आता है तो अविकारी, मतलब क्रिया विशेषण, ये विस्मयादि बोधक, ये सभी जो है अविकारी कहलाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज आप इस चीज़ को सही तरीके से समझ पाएँ। तो आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है कि इसको अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें, और खुद बुक निकाल कर एग्जाम्पल लें और अपने आप को परीक्षण करने का प्रयास करें कि आप इस वीडियो से कितना सीख पाए, ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी साबित हुआ। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं लगता है कि आपको शब्द विचार से संबंधित कोई भी समस्या रह गया हो। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी समस्या को हल करते हुए फिर से वीडियो बनाएंगे, और ताकि आप सही तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। धन्यवाद। अब हम आपको बताएंगे, संकर शब्द तो आप सीख चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे तत्सम। अब आइए आप मेरे साथ सही तरीके से बने रहिए, ये तत्सम और तद्भव को हम सही तरीके से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें कि तत्सम और तद्भव को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग का सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वह क्या था, संस्कृत था, जो वैदिक काल से ही चलते आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ वर्षों, जैसे 100, 200, 500 वर्षों के बाद उस भाषाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, और वह परिवर्तन ही मिलकर एक नई भाषाओं को जन्म देती है, जिसको आप लोग कह सकते हैं पाली भाषाओं। मतलब कुछ वर्षों के बाद एक पाली भाषा के रूप में उभर के आया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पाली भाषा के रूप में आया,
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गौतम बुद्ध के समय में या गौतम बुद्ध के कालांतर के समय में आप देखे होंगे कि उस समय जो भी पुस्तकें लिखी जाती थी, ज़्यादातर पुस्तकें पाली भाषाओं में लिखी जाती थी। फिर धीरे 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 समय बीतने के बाद, मतलब बदलते हुए कालांतर में आप देख पाएंगे कि इससे एक नई भाषा की फिर से उत्पत्ति होती है, जिसको प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या कि ये प्राकृत भाषा के एक लंबे समय के बाद, मतलब कह सकते हैं लगभग 800-900 वर्षों के बाद, ये भाषाओं का अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश आप समझ पा रहे होंगे, मतलब काफी टुकड़ों में विभाजित होना। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटकर काफी टुकड़े में विभाजित होना। और वही देखा गया कि प्राकृत भाषा का अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश के उपरांत ही बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को जन्म होती है। उसी में हिंदी भाषाओं का उत्पत्ति होती है। आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी, इसके पहले मतलब यहाँ से पहले कहीं भी हिंदी का प्रयोग नहीं था। सब ये भी संस्कृत है, ये भी संस्कृत से मिलता जुलता ही था, ये भी संस्कृत से ही मिलता जुलता था। कुछ कुछ परिवर्तन होने के कारण वह अन्य भाषाओं के नाम से जाने लगा। अब कहा गया कि सबसे लास्ट टाइम में जब प्राकृत भाषाओं का अपभ्रंश होता है, उसी में एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी का जन्म होती है। अब देखिए, तत्सम में आप लोग पढ़े होंगे, कहा जा रहा है कि वह सब जो मूल रूप से संस्कृत है, या कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसा भी बोलते हैं कि संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यह मुख्य रूप से संस्कृत ही नहीं है 100%। तो आप देखिए इसको कैसे समझेंगे कि वह शब्द जो मूल रूप से संस्कृत है, और उसका प्रयोग यदि हम हिंदी भाषा में कर लेते हैं, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम। देखिए ध्यान दीजिए, वह शब्द, जो शब्द हम ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से संस्कृत है, उसका प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट उठाकर यदि हम हिंदी भाषाओं में प्रयोग कर लेते हैं, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे देखिए यहां लिखा गया है, वह वर्ग में प्रथम आया। वह वर्ग में प्रथम आया, तो यहाँ सब चीजें हिंदी लिखा गया है, और एक ये जो प्रथम देख पा रहे हैं, यह मुख्य रूप से संस्कृत है, और इसका प्रयोग हम डायरेक्ट यहाँ हिंदी में कर लिए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है हिंदी का है। अब इस हिंदी में सब कुछ हिंदी है, एक ऊपर से रेडीमेड हम घुसा के डाल दिए प्रथम। तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? इस प्रथम को हम क्या कहेंगे? कि ये शब्द तत्सम है। अब यहाँ समझ गए होंगे कि अगर कोई भी शब्द मूल रूप से संस्कृत है और उसको रेडीमेड हम उठाकर हिंदी में प्रयोग कर ले, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? कि वह तत्सम है। और तद्भव आप लोग जानते होंगे कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को आप लोग भी पढ़े होंगे कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। अब आइए हम इसी पर आपको बताते हैं कि होता क्या है कि ये सेंटेंस को और आसान बनाया जाता है, और इजी बनाने के लिए इसमें कुछ कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे वह वर्ग में पहला आया। अब होता क्या है कि यदि हम फर्स्ट का प्रयोग कर लेते हैं तो वह इंग्लिश हो गया, यदि हम प्रथम का प्रयोग कर ले रहे हैं तो वह क्या हो गया? जब हम प्रथम का प्रयोग कर ले रहे हैं तो वह क्या कहला रहा? तत्सम। अब इसी को हम इजी बना लिए, साधारण बना लिए, ताकि हमको लिखना, पढ़ना, बोलना सब आसान हो जाए। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग तद्भव कहेंगे। अर्थात कहा गया कि तत्सम के बदले ही ना इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द जो देख पा रहे हैं ये तत्सम है। अब इसका साधारण रूप, आसान रूप, इजी वे में हम जब बनाए तो यहाँ प्रथम को पहला लिखे, तो पहला को हम क्या कहेंगे? कि ये तद्भव है। अब तो यहाँ सब पहचान कर ले पा रहे हैं कि तत्सम किसको कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। अब आइए छोटी छोटी बात और हम आपको बताएं, जिससे आपको चयन करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि
तत्सम का पहचान कैसे करें। तो पहले तो आप देख लिए कि मुख्य रूप से वह संस्कृत है और उसका प्रयोग यदि हिंदी में हो रहा है तो वह शब्द तत्सम कहलाएगा। पहला वहां से आप चयन करेंगे। दूसरा बताया गया संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से बनने वाले शब्द, जैसे संयुक्त वर्ण से बनने वाले शब्द छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त वर्ण होता है। अब जिस शब्द में ये 4 वर्ण का प्रयोग कर लिया जाए, कोई भी शब्द ले लीजिए, उस वर्ण में यदि ये 4 शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो वह शब्द निश्चित रूप से तत्सम होगा। अब तो आप समझ गए होंगे, यहां से तो आप पहचान कर लेंगे। जो पहचान करने का हम 2-3 तरीका बताएंगे ताकि आप आराम से मशीन भिड़ाइए और उसका पहचान कर लीजिए। ये सब क्या है, एक प्रकार का रेडीमेड, जो आप कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूल पाएंगे कि तत्सम का पहचान कैसे करें, तद्भव का पहचान कैसे करें। तो पहला तो बताया गया था, डिफाइन के आधार पर इसको पकड़ेंगे। दूसरा आपको ये बताया गया। तीसरा एक और मास्टर ट्रिक है जिस पर आप इसका पहचान कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको तत्सम का पहचान करना होगा तो वैसे स्थिति में आप क्या कीजिए कि उस सभी शब्दों को लिखिए। उस सभी शब्द को लिखिए। क्या हुआ, लिखने में आसान लगता हो, लिखने में हार्ड लगता हो, या बोलने में हार्ड लगता हो, या सुनने में दुर्लभ महसूस होता हो, तो वैसे शब्द को निश्चित रूप से कहेंगे कि वह तत्सम है। हो गया। यहां से यहां तो आप पहचान कर लेंगे कि लिखने में, पढ़ने में, बोलने में जो हार्ड लगेगा तत्सम, अगर आसान लगा तो तद्भव। अगर कोई शब्द लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आसान लगे तो तद्भव और हार्ड लगे तो तत्सम। अब आइए तद्भव का पहचान कैसे करेंगे। तो तद्भव को पहचान करने के लिए बताया जा रहा है कि कुछ हम आपको बता देते हैं, जैसे ड, ढ, चंद्र बिंदु, यादि, ये 3 वर्ण या चिन्ह का प्रयोग यदि किसी शब्दों के साथ कर लिया जाए तो वह शब्द निश्चित रूप से तद्भव होगा। क्यों? क्योंकि ड, ढ, चंद्र बिंदु ये सब का खोज हिंदी वालों ने ही किया है। इसके पहले प्रयोग ये सभी शब्दों का नहीं होता। इसलिए जब भी ये 3 शब्द, ये 3 वर्ण या चिन्हों का प्रयोग किसी शब्द में किया जाएगा तो वह निश्चित रूप से तद्भव होगा। तत्सम आपका कंप्लीट, तद्भव आपका कंप्लीट। अब हम बात करेंगे देशज। देशज कहा गया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देश में बोले जाने वाले भाषाओं को देशज कहते हैं। अरे गधा, तो फिर ये बताओ ना फिर कि आंख कहाँ बोला जाता है। आंख या नेत्र, जैसे आप देख सकते हैं कि आंख ले लीजिए, आंख, नेत्र, नाक, ये सभी तो देश में ही बोला जाता है। क्या ये विदेश वालों दिया है? नहीं, इसका उत्पत्ति भी देश में ही हुआ है। तब ये सभी को हम देशज थोड़ी कह सकते हैं। तो आइए हम सिखाते हैं किसको देशज कहेंगे। कहेंगे कि वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति कोई क्षेत्र में हुआ है, वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति कोई खास क्षेत्र में होता है और उसका पहचान सही तरीके से उस क्षेत्र वाले लोग ही करते हैं, मतलब उस क्षेत्र वाले लोग ही इसको सही तरीके से समझ पाते हैं, तो वैसे शब्दों को हम लोग देशज कहेंगे। जैसे अगर देख लिया जाए, लोटा, खटिया, मछिया, ये सभी क्या है, लोकल, उस क्षेत्र वाले लोग इसको सही तरीके से ही समझ पाते हैं। इसलिए वैसे शब्दों को हम देशज कहेंगे, क्योंकि यह 100% मुख्य रूप से शुद्ध भाषा है। शुद्ध रूप से यह हमारे क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, हमारे देश में ही ये बोला जा रहा है और कहीं नहीं बोला जाता है। इसलिए वैसे भाषाओं को हम लोग देशज भाषा कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब तो देशज में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे ले लीजिए रोटी, क्या बोलते हैं, धोती, गमछा, कुआं, बाल्टी, लोटा, खटिया, मछिया, मैया। ये एक मिनट, मैया, क्या आप लोग में से कोई ऐसे लोग हैं जो मैया लिख के आप हमको दिखा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति सक्षम मैया लिखने में है तो वो हमें कमेंट में जरूर दिखाएं कि मैया कैसे लिखा जाता है।
तब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, या हमें भी थोड़ा सा खुशी होगी कि नहीं, अभी भी हमारे देश में हिंदी भाषाओं को बरकरार रखा जा रहा है, हिंदी भाषाओं को नॉलेज या बेसिक कॉन्सेप्टों को लोग बरकरार रख रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमको मैया लिखकर जरूर दिखाएं, ताकि हमें भी खुशी मिले। अगर नहीं तो आइए हम आपको लिख के दिखाते हैं कि मैया कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैया निश्चित रूप से 100% शुद्ध देशज भाषा, देशज शब्द है। जैसे आइए, मैया आप कैसे लिखेंगे? मैया लिखने बोलेंगे तो बहुत सारे लोग मैया लिख देगा। हम बहुत सारे स्टूडेंट और कुछ टीचर को भी इस प्रकार जांच के देखे हैं, तो वो कहेंगे कि हम टीचर हैं, बट उनको हिंदी भाषा का भी सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है, अर्थात हिंदी का पकड़ उनका सही नहीं होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मैया। तो ये क्या लिखेंगे? मैया। आप इसको क्या कहेंगे? ये मुख्य रूप से मैया लिखा गया है। अगर आप लोग लिखने में सक्षम थे, सही सही लिख पा रहे थे, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, अभी भी हमारे देश में हिंदी भाषाओं को बरकरार रखा जा रहा है। अब आइए विदेशज। अब हम विदेशज की बात करते हैं, तो विदेशज का परिभाषा आप क्या बोलेंगे कि वैसे उस शब्द जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ है उसको हम लोग विदेशज कहते हैं। चलिए, अब हुआ क्या था कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश पहले गुलाम था, यहाँ बहुत सारे देशों का कब्जा था। तो उन लोग ने क्या किया कि हमारे देश में बहुत सारे सुविधा भी मुहैया करवाए, बहुत सारे संसाधन भी दिए, लूटे भी, ये बात सत्य है कि वो लूटे भी, लेकिन वह कुछ कुछ हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान भी दे के गए हैं। उसी में कुछ अपने अंग्रेजी शब्द को भी यहाँ छोड़ कर गए हैं। अगर उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में कर ले रहे हैं या उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? विदेशज। क्योंकि मुख्य रूप से वो लोग बोलते थे, अंग्रेज लोग इस भाषाओं को बोलते थे, इस शब्दों को बोलते थे, और वो शब्दों का प्रयोग आज हम लोग भी कर लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हॉस्पिटल या अस्पताल, रेल, ये सभी क्या है? रेल, ये क्या है? मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा है। लेकिन अब कहा गया कि देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ कबड्डी खेलने वाले लोग थे, यहाँ क्रिकेट वगैरह ये सब नहीं चलता था। अब हुआ क्या कि वो लोग यहाँ फुटबॉल लाए इंडिया में, तो हम लोग पूछे कि ये क्या है, तो लोग बताए कि ये क्या है? फुटबॉल है। तो हम लोग क्या किए कि उस नाम को हिज्जे करने नहीं गए, उसका हिंदी खोजने नहीं गए, उसका डायरेक्ट प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लिए। जैसे हम लोग फुटबॉल को हिंदी आप जानते हैं नहीं, तो होता क्या है कि वैसे कुछ ऐसे भी अंग्रेजी शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट हिंदी में कर लिए। फुटबॉल, तो वो लोग के लिए भी फुटबॉल ही था, हम लोग भी इसको फुटबॉल ही कर लिए, अर्थात वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज। ले लीजिए रेल क्या इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम लोग क्या किए कि डायरेक्ट हिंदी में इसका डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? हिंदी में प्रयोग करने के कारण आप कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग इसे हिंदी करने के प्रयास किए, बट हिंदी किए भी, ये भी वो लोग हिंदी करने में भी सक्षम हो गए, लेकिन उतना कोई खास सफलता नहीं मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलगाड़ी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो कहा जाता है लौह पथ गामनी, बट लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश भाषाओं को भी हम लोग हिंदी में रेडीमेड यूज कर लेते हैं। चलिए, अब हम बनावट के आधार पर आप लोगों को बताएंगे कि बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलिए, अब कहा गया कि बनावट के आधार पर शब्द को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आइए पहले इसका हम डिफाइन बोल दें
कि रूढ़ किसे कहते हैं। तो वैसे शब्द जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वैसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वैसे शब्द जिसे खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द को आप क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे आप ले लीजिए कलम, कलम, अगर ये सब शब्दों को हम खंड या टुकड़ा करते हैं, या घर, अगर इसको हम खंड करते हैं तो घ बचेगा। घ का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आइए यौगिक। अब आपको हम क्या बताएंगे, यौगिक भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि यौगिक किसे कहते हैं। तो जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते थे, यौगिक कहते हैं। तो केमिस्ट्री की भाषा है। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे कि वह शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। जिसे खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अर्थात ले लीजिए जितना भी यौगिक में किसको कहेंगे, प्रत्यय वाला शब्द। प्रत्यय मतलब या ले लीजिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, समास, जितना भी संधि विच्छेद वाले शब्द होते हैं सभी को क्या कहा जाता है, यौगिक। जैसे उसे खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है। या समास ले लीजिए, केवल बहुव्रीहि समास छोड़कर, जितना भी समास होता है सब समास ले सकते हैं, केवल बहुव्रीहि समास छोड़कर सभी समास यौगिक कहलाते हैं। जितना भी समास आप देख रहे हैं सब समास को आप क्या कहेंगे, यौगिक कहलाएंगे। अब आइए योग रूढ़। तो कहा गया कि वह शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर वह अपना अर्थ, समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्राप्त कर लेता है, वैसे शब्दों को योग रूढ़ कहा गया है। आप सुने होंगे कि योग रूढ़ किसे कहा जा रहा है, तो वैसे शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर वह अपने समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्राप्त कर लेता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, योग रूढ़। जैसे दशानन, जैसे दशानन। अब उसे दशानन को यदि हम खंड या टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है, 10 आनन वाले व्यक्ति, मतलब ये अपना अर्थ छोड़ देता है। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, हम आपको बोले दशानन तो आपके दिमाग में क्या समझ चल रहा होगा, रावण। मतलब वो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्राप्त कर ले रहा है, तो उसे योग रूढ़ कहा गया है। जैसे ले लीजिए बिना पानी, मतलब सरस्वती। नीलकंठ मतलब शिव। तो इसी प्रकार हो रहा है कि जब उससे वैसे शब्द को योग रूढ़ कहेंगे जो जिसे खंड या टुकड़ा करने पर वो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्राप्त कर लेता है, वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। अब आइए मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक था कि संज्ञा किसका भेद है, सर्वनाम किसका भेद है, मुख्य रूप से हमको यही समझाना था। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि विकारी और अभिकारी। तो विकार के आधार पर आप कहेंगे कि इसको विकारी शब्द और अविकारी। अब आप देख रहे हैं कि विकारी शब्द किससे कहेंगे और अविकारी किससे कहेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वचन, लिंग, काल के अनुसार अगर शब्दों में कोई बदलाव आता है तो वैसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर बदलाव नहीं आता है तो अविकारी कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? कहा गया कि अगर वचन ले लीजिए,
मतलब कोई भी शब्द है उसका वचन निकाल कर देखिए क्या वचन होता है, या लिंग बदल कर देखिए क्या लिंग होता है, या काल बदल के देखिए क्या काल उसका होता है। अगर होता है तो विकारी, अगर नहीं होता है तो अविकारी उसको कहा जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि विकारी शब्द किसे कहा गया। जैसे ले लीजिए लड़का, ये 3 एक प्रकार का कह सकते हैं कि मीटर लगाया गया है। क्या बताया गया था आपको? लिंग, वचन और काल। कोई भी शब्द पर ये तीनों मीटर लगा के देखिए, अगर इसमें बदलाव आता है तो वह विकारी, अगर नहीं आता है तो अविकारी। जैसे अगर ले लिया जाए लिंग, लड़का, लड़का का लिंग बदलता है तो इसको क्या कहेंगे? लड़की। क्या लड़का का वचन होता है? तो हाँ, लड़के। क्या लड़का बदल सकते हैं, काल में बदल सकते हैं? तो लड़का आते थे, लड़का यहाँ पढ़ने आते थे, या लड़का यहाँ पढ़ रहा है या पढ़ता है, और लड़का यहाँ पढ़ेंगे या पढ़ने आएंगे। तो ये सब तो कहा गया कि लिंग भी बदल जाता है, वचन भी बदल जा रहा है और काल में भी बदल जा रहा है। तो वैसे शब्दों को आप क्या कहेंगे? विकारी शब्द। वैसे शब्दों को आप क्या कहेंगे? विकारी। तो आप हमेशा यही 3 बात को ध्यान रखें कि वचन, लिंग, काल, यदि किसी शब्द का होता है तो वह क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। अगर नहीं होता है तो अविकारी शब्द। अब आइए हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा गया कि विकारी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना। अविकारी शब्द। तो विकारी कितना प्रकार के बताया गया? 4 प्रकार के। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, और उसके बाद चौथा क्या कहेंगे? विशेषण। तीसरा कहेंगे क्रिया, चौथा क्या कहेंगे? विशेषण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसका भेद है। तो आप कहेंगे कि संज्ञा मुख्य रूप से विकारी शब्द का भेद है, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का हो रहा है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद जो आपको बच गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और या विस्मयादि बोधक वगैरह, ये सब विस्मयादि बोधक, ये सभी क्या कहलाएगा? अविकारी कहलाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ सीख पाए कि संज्ञा किसका भेद है। तो आप कहेंगे कि संज्ञा जो है वह विकारी शब्द का भेद है, या विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आप हमेशा ध्यान रखें कि वैसे शब्द जो संज्ञा में आता हो, सर्वनाम में आता हो, क्रिया में आता हो, विशेषण में आता हो, वैसे शब्दों को आप क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अगर ये सभी में नहीं आता है तो अविकारी, मतलब क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, ये सभी जो है अविकारी कहलाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज आप इस चीज को सही तरीके से समझ पाए। तो आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है कि इसको अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें, और खुद बुक निकाल कर एग्जाम्पल लें और अपने आप को परीक्षण करने का प्रयास करें कि आप इस वीडियो से कितना सीख पाए, ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी साबित हुआ। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं लगता है कि आपको शब्द विचार से संबंधित कोई भी समस्या रह गया हो। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी समस्या को हल करते हुए फिर से वीडियो बनाएंगे, और ताकि आप सही तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। धन्यवाद।